भारत में सबसे पहले क्या आया बेटा? पाषाण काल आया। पाषाण काल के बाद क्या आई? सैंधव घाटी सभ्यता। सैंधव घाटी सभ्यता में पहली बार नगरों का उदय हुआ। पहली बार इसी कारण इसको क्या कहा गया? प्रथम नगरीकरण। फिर देखते हैं कि सैंधव घाटी सभ्यता का क्या हो गया बेटा? पतन हो गया। मेरी बात को सुनते चलना आप लोग कि इस सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। पतन का मतलब यहां है, इस सभ्यता का क्या होगा? पतन हो गया। अब पतन का मतलब है कि जो यहां रह रहे थे सैंधव क्षेत्र में लोग बाग, वो क्या कर गए? यहां से पलायन कर गए। क्या कर गए? पलायन कर गए। और कुछ क्या कर गए? मर गए। ठीक है, कुछ पलायन कर गए हैं। सैंधव घाटी सभ्यता का क्या हुआ? पलायन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो भारत में सैंधव घाटी सभ्यता कहाँ डेवलप हो रही थी, देखिए जरा आपको सैंधव घाटी सभ्यता कहाँ हो रही थी। देखो बेटा, सैंधव घाटी जो सभ्यता है वो भारत के इस साइड क्या है बेटा? उत्तर। क्या है बेटा? उत्तर। इस साइड क्या है बेटा? पश्चिम। तो भारत की कौन सी दिशा में थी? उत्तर पश्चिम को मिलाएंगे तो ये बनेगा पश्चिम उत्तर। क्या बनेगा? पश्चिम उत्तर दिशा में। और इस सभ्यता में क्या हुआ? इस सभ्यता का पतन हो गया। यहाँ पर कुछ लोग रहते थे और यहाँ पर गांव भी थे और नगर भी थे। गांव भी थे और क्या थे? नगर थे। क्लियर? जैसे आज भी तो नगर है और गांव है। तो ये भारत की पहली बार भारत में नगरीकरण कब हुआ था? इस इलाके में हुआ था ये। लेकिन नगरीकरण का क्या हो गया? पतन हो गया। मतलब नगरों का पतन हुआ, गांव का पतन नहीं हुआ। किसका पतन हो रहा है बेटा? नगरों का पतन। और यहाँ पर जो पतन हुआ वो किसका होगा बेटा? नगरों का। अब नगरों का पतन कब होता है? नगरों का पतन होता है वाणिज्य व्यापार के कारण। क्या होता है? जब वाणिज्य व्यापार ठप हो जाए तो नगरों का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। देखो, नगरों की ऑक्सीजन क्या है? O2 है। नगरों की ऑक्सीजन क्या है? O2 है। समझ? O2 क्या? नगरों की ऑक्सीजन क्या है बेटा? व्यापार है। नगरों में कौन रहता है? व्यापारी रहते हैं। नगरों की आर्थिक क्रिया क्या होती है सबसे ज्यादा? व्यापार या फिर कोई नौकरी या पेशा। यहाँ पर क्या नहीं होता है? कृषि तो होती नहीं है। तो यहाँ पर जब वाणिज्य व्यापार का पतन हो जाएगा, अब वाणिज्य व्यापार के पतन के भी कई कारण है। इसका वाणिज्य व्यापार पतन क्यों हुआ? क्योंकि नगरों में, नगर कहां बसे थे बेटा? नदियों के किनारे बसे थे। और नदियों में क्या आ गई बेटा? बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से क्या हुआ? मार्ग अवरुद्ध हो गए। मार्ग अवरुद्ध होने से क्या हुआ? हो सकता है नगर का व्यापार बाधित हुआ हो। मतलब गांव से जो सप्लाई हो रही थी नगरों के लिए वो क्या हुई? वो बाधित हो गई। मतलब उसमें क्या आ गया? रुकावट आ गई। तो मतलब गांव की कनेक्टिविटी और नगरों की कनेक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। इससे संभवतः इस सभ्यता का पतन हुआ हो। ऐसा कहना निश्चित नहीं है, संभवतः शब्द जोड़ रहे हैं। इसके बाद सैंधव घाटी सभ्यता चलेगी बेटा। इसका क्या हो गया? पतन हो गया। क्या हो गया? पतन हो गया। तो किसका पतन हुआ बेटा? नगरों का। तो क्या बचा? अभी भी गांव बचे हैं। अभी क्या बचे हैं? गांव। इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र वीरान हो गया हो, इसमें गांव अभी भी शेष है। क्या है बेटा? गांव। तो अब कौन सा चरण आ रहा है? ग्रामीण चरण। अब कौन सा चरण आ रहा है बेटा? अगली सभ्यता कौन आ रही है बेटा? ग्रामीण चरण से संबंधित है। यहाँ पर ग्रामीण चरण आएगा। तो ये ग्रामीण चरण वैदिक सभ्यता से जोड़कर देखा जाएगा। किससे सभ्यता से? वैदिक सभ्यता से जोड़कर देखा जाएगा। मतलब वैदिक सभ्यता का नाम किसके आधार पर पड़ा? वेद के नाम पर। और वेद किसने लिखे बेटा? आर्यों ने लिखे। अब ये आर्य कौन है बेटा? क्या हुआ इस काल में जब इस सभ्यता का पतन हुआ तो ग्रामीण चरण आ गया। क्या आ गया बेटा? ग्रामीण चरण। अब ग्रामीण चरण क्या है? कमजोर हो गई ये सभ्यता पहले की अपेक्षा। तो इसी समय जब ये कमजोर हो गई तो मध्य एशिया से क्या है बेटा? आर्य आए भारत में। क्या है बेटा? मध्य एशिया से आर्य आए। क्या है बेटा? मध्य एशिया से भारत में क्या है? आर्य आए। कौन है बेटा? आर्य आए।
और वह भारत की ग्रामीण बस्तियों से मेलजोल करके, इनसे क्या करके मेलजोल करके एक सभ्यता का निर्माण किया। वो सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। समझ रहे? अब जो आर्य मध्य एशिया से भारत में आए वो किस में आए? किस्तों में आए। कैसे आए? किस्तों में। मान के चलो इनका एक कबीला पहले आ गया हो, फिर दूसरा कबीला, फिर तीसरा कबीला, फिर चौथा कबीला, फिर पांचवा कबीला, और जी कहाँ है बेटा? भारत में आते गए और भारत में ये रहने लगे। जब ये भारत में रहने लगे तो ये भारत में क्या हो गए? स्थायी हो गए। क्या हो गए बेटे? भारत में स्थायी हो गए। तो अब वेद में क्या है? वेद में ऋग्वेदिक जो वैदिक सभ्यता है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। जो वैदिक सभ्यता है इसे हमने कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया है। एक कौन सा भाग? एक तो कहलाता है ऋग्वेदिक काल। क्या कहलाता है बेटा? ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल। और दूसरा क्या कहलाता है? उत्तर वैदिक काल। क्या कहलाता है? उत्तर वैदिक काल। एक कहलाता है ऋग्वेदिक काल, दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक काल। अब जब आप ऋग्वेद काल इसे क्यों कहा गया? ऋग्वेद काल से इसलिए कहा गया कि इस काल की जानकारी आपको किससे मिल रही है? ऋग्वेद से मिल रही है। इस काल की जानकारी का आधार क्या है बेटा? जानकारी का आधार क्या है? जानकारी का जो आधार है वो ऋग्वेद है। क्या है बेटा? ऋग्वेद है। इसी कारण आर्यों की जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? इस काल की ऋग्वेद से मिलती है। अब ये काल कब से कब तक माना जाता है बेटा? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। कब तक माना जाता है? 1000 बीसी तक, मात्र 500 साल तक। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। ये उत्तर वैदिक काल कहलाता है। अब दूसरी बात, काल विभाजन कैसे होता है? कभी कभी तुम लोग कहते हो सर काल विभाजन कैसे होता है? क्वेश्चन ये होता है कि काल विभाजन कैसे किया जाता है? सर क्या अपने मन से काल विभाजन कर लेते हैं लोग? काल विभाजन कैसे होता है? कैसे किया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आज तक दौड़ रहा होगा। कई बच्चों के पास इसका आंसर नहीं होता है कि काल विभाजन कैसे होता है। तो काल विभाजन होने का सबसे कारण है, काल विभाजन तकनीक करती है। जैसे कहते हैं पापा पुराने जमाने के और हम नए जमाने के। इसका मतलब क्या है? शरीर तो वही है, बॉडी तो वही है, वही तत्वों से तुम बने, वही तत्वों से हम बने, लेकिन तकनीक ने क्या बना दिया? तुम्हें पुराना और हमें नया। तुम कहते हो तुम पुराने जमाने के कपड़ा पहनते हो इसलिए पुराने हो, हम नए जमाने के कपड़े पहन रहे इसलिए हम नए हैं। मतलब तकनीक ने क्या बना दिया? तुम्हें नया और पुराना बना दिया। मेरी बात समझ रहे ना? तो तकनीक तुम्हें बड़ा भी बना सकती है और तकनीक तुम्हें छोटा भी बना सकती है। तुम कार में बैठ जाओ, बड़े आदमी बन गए, हम साइकिल से चल रहे, हम छोटे आदमी हो गए। शरीर एक ही है, तत्व एक ही है, लेकिन तकनीक ने उसे बड़ा बना दिया, हमें तकनीक ने छोटा बना दिया। तो तकनीक इंसान को छोटा बड़ा बनाती है, वरना इंसान तो वही है। आज जो व्यक्ति भीख मांग रहा है वो छोटा है, लेकिन कल के दिन वो एरोप्लेन में बैठ के व्यापार करने लगे तो वो बड़ा बन गया है, क्योंकि तकनीक उसके हाथ में लग गई बड़ी। तो ये तकनीकों के आधार पर इनका विभाजन किया गया। इस काल में कैसे? इस काल में ये लोग किसका प्रयोग कर रहे थे बेटा? तांबा का प्रयोग कर रहे थे। किस धातु का प्रयोग कर रहे थे? तांबा का। और इस काल में किसका? लोहे का प्रयोग करने लगे। किसका बेटा? लोहे का। बताओ इनमें तकनीक, लोहे तांबे के बने उपकरण अच्छे होते हैं कि लोहे के बने उपकरण अच्छे होते हैं? लोहे के मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। मेरी बात को समझना, लोहे के बने उपकरण क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। लेकिन तांबे के बने उपकरण क्या होते हैं? लुचे होते हैं, मुलायम होते हैं। जैसे आप लोग लुचे हो गए। आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो लोहे की तरह मजबूत बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? लोहे की तरह मजबूत बनना पड़ेगा। तो बेटा इस काल में क्या है? तांबे के जो उपकरण है वो जमीन खोदने में सक्षम नहीं थे। जमीन खोदने में क्या नहीं थे? जमीन खोदने में क्या नहीं थे बेटा? सक्षम नहीं थे। तो फिर जमीन खोदने में सक्षम नहीं थे तो इस काल का व्यक्ति क्या कर रहा था? कौन सा पेशा कर रहा था? पशुपालन कर रहा था। क्या कर रहा था? पशुपालन कर रहा था। इस काल का व्यक्ति क्या कर रहा था? पशुपालन कर रहा था और अपनी जीविका को चला रहा था। लेकिन जब वो पशुपालन कर रहा था तो इस समय जो राजनीतिक इकाई थी वो क्या कहलाता था? जन। देखो पशुपालन जब तुम करोगे तो पशुओं को चराओगे, चराने ले जाओगे,
तो इस समय जो आर्य थे वो कबीलों में बटे हुए थे। आर्य कैसे थे बेटा? कबीलों में बटे थे। कबीलों में क्या थे? विभाजित थे। मेरी बात को सुनना, आज तक तुम लोगों ने ये समझ नहीं पाया कि ये कबीले क्या थे। ऐसे आप लोग ये समझ सकते हो कि ये कबीले क्या थे। मेरा कहने का मतलब है ये कबीले क्या थे हैं बेटा? कबीलों में विभाजित थे इस काल में ये लोग। किस में विभाजित थे बेटा? कबीलों में विभाजित थे। कौन विभाजित थे बेटा? आर्य। किस में विभाजित थे? पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में कबीलों में विभाजित थे। अब एक कबीला जो था, कबीला 200-400 लोगों का एक समूह होता था। 200 या 300 या फिर 400 लोगों तक का एक समूह होता था। ये समूह मिलजुल कर रहता था और अपने पशुओं की देखभाल करता था। लेकिन इस काल में पशुपालन ज्यादा था, इसलिए पशुओं का महत्व ज्यादा था। क्या था बेटा? पशुओं का महत्व ज्यादा था। पशुओं का महत्व क्या था? अधिक था। मतलब इस समय कृषि नहीं हो रही तो कृषि में भूमि चाहिए, तो इस समय भूमि का महत्व नहीं था। मेरी बात समझ गए? क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भूमि का महत्व क्या ऋग्वैदिक काल में था? नहीं था। भूमि जैसी महत्व की अवधारणा नहीं आई थी। यहाँ पशुपालन कर रहे थे, इसलिए पशुओं का महत्व ज्यादा था। और पशु क्या खाते थे? चारा। और चारा कितना मिलता था? चारा गाय। तो चारा गाय का महत्व था इनके जीवन में, चारा गाय का, और दूसरा पशुओं का महत्व था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि ये कबीले थे, ये जन आधारित थे। इन कबीलों को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। जन का मतलब आज किससे लिया जाता है? लोगों से। जन का मतलब लोगों का समूह, लोगों की टुकड़ियां, लोगों की किस्तियां, लोगों के छोटे छोटे समूह, संस्थाएं। मान के चलो आज हम लोग एक कबीला में जी रहे हैं, आज ललितपुर में है। ललितपुर की चारा गाय और पानी दोनों खत्म हो जाएगा तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? बासुदा। और बासुदा का खत्म हो गया हम भोपाल पहुंच गए, भोपाल का खत्म हो गया हम तमिलनाडु पहुंच गए, और तमिलनाडु का खत्म हो गया हम अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए। ऐसी स्थिति में मान के चलो हम लोग अपनी बिटिया का विवाह दूसरे कबीले से करते हैं, तो हम लोग तो घूम रहे ना। अब पता नहीं वो बिटिया कभी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम लोग कबीलों की शादी कबीलों में करा देते कि बिटिया भी सामने और दामाद भी सामने। समझ रहे ना? तो कबीले जितने होते थे, जैसे आपने देखा होगा शाक्यमुनि बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध का जो ये क्या था? जन आधारित थे, मतलब कबीला थे। इनके पिताजी किसके सरदार थे? कबीले के सरदार थे। तो इनने अपना ब्याह किससे किया? बुद्ध का जो मैरिज है, बुद्ध की जो शादी है वो किससे हुई? इनकी ही बुआ की लड़की से शादी कर ली इनने। महावीर देख लो, उन्होंने अपनी पुत्री की शादी किससे की? अपने बहन के लड़का से। या सुनो, तो उस समय कबीले क्या होते थे? स्थानांतरण होते रहते थे। इस स्थिति में मेरे हिसाब से कि भाई कहां ढूंढेंगे हम बाद में? जो संतान पैदा की है उसे कभी मिलने का मन तो होगा कि उसे ऐसे छोड़ दोगे? तो जो काम होते थे वो कबीलों में ही कर लेते, निपट लेते थे, वो लोग एक्सचेंज कर लेते थे। और एक बात और याद रखना, जब तक पशुपालन था तो पशुपालन में क्या होता था बेटा? मेरी बात को समझना। यदि पशु चराने कौन जा रहे हैं? पुरुष। तो महिला उसको स्टोर कर रही है, दूध को, मक्खन को, दही को। तो उत्पादन में दोनों का हाथ है। और याद रखिए, जिस घर में दो पति और पत्नी कमाते हैं, पति और पत्नी कमाते हैं, उस परिवार में बहुत ज्यादा समानता होती है। क्यों? क्योंकि वे दोनों उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन एक खाने वाला हो और एक कमाने वाला हो तो भारी असमानता देखी जाती है। क्यों? क्योंकि कमाने वाला बोझ कमाता है और बैठने वाला बोझ बन जाता है। तो फिर वो बोझ बन जाते हैं, तो फिर उनमें असमानता ज्यादा हो जाती है। और यहां पर कबीलों में समानता ज्यादा होती है। क्यों? उत्पादन में दोनों का हाथ होता है, स्त्री का भी होता है और पुरुष का भी होता है। तो उनसे समान समतामूलक क्या किया जाता है? व्यवहार किया जाता है। आपने देखा होगा जो जनजातियां हैं छोटी छोटी अभी भी जंगलों में, उनमें समानता ज्यादा झलकती है। उनकी महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर खेत में काम करती हैं।
क्या उच्च वर्ग की महिला कंधे से कंधे मिलाकर रोड पे काम कर सकती है अपने पति के साथ? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी विकसित होगी वैसे वैसे महिलाओं की रेपोरेट क्या होती जाएगी? गिरती जाएगी। भारत के संदर्भ में बोल रहे हैं, विदेशों के संदर्भ में नहीं बोल रहे। विदेशों के संदर्भ में तो उलट है। यहां से जैसे जैसे सोसाइटी विकसित हो रही वैसे वैसे वहां समानता आ रही, लेकिन भारत में इसके विपरीत है। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही नए नए तरीके हम महिलाओं को अपने अंडर में बनाने के लिए नए नए तरीके खोज ले। तो यहां पर क्या हुआ, पशुओं का महत्व अधिक था, भूमि का महत्व नहीं था। लेकिन यहां हाथ लग गया बेटा, कहां पर बेटा? यहां पर हाथ क्या लग गया? लोहा। लोहा कहां लग गया बेटा? जैसे मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, यहां पर थोड़ा बहुत समझना चाहिए हमें कि हम क्या बताना चाहते हैं आपको। कि जैसे ये है, इंडिया है, और इंडिया में आप लोग देख पा रहे हो जैसा भी बना हो अच्छा है, ठीक है। इंडिया में जो है कि मतलब यहाँ पर आर्य सबसे पहले कहां बसे? यहाँ पर पंजाब में और अफगानिस्तान में आर्य सबसे पहले यहाँ बसे। क्लियर? और आर्यों की मतलब ऋग्वेदिक काल में आर्य यहां तक बसे थे। यहां से कहीं ना एक नदी, किस नदी का नाम है? यमुना। समझ रहे? तो इस काल के जो आर्य थे, जो ऋग्वेदिक काल के जो आर्य थे, इस काल के आर्य, वो इस वाले मतलब इस वाली जगह रह रहे थे, यहां से लेकर यहां तक। लेकिन मान के चलो, मैं तुमसे कहता हूं आर्य काय में आ रहे थे भारत में? किस्तों में, टुकड़ियों में। तो मान के चलो जो आर्य आए थे होते थे बस। अब लेकिन जो आर्य आएंगे अब वो इनको जगह यहां तो मिलेगी नहीं, तो वे कहां बसेंगे? इस वाले सेक्टर में। कहां बसेंगे? इस वाले सेक्टर में। भाई तुम भी जमीन लोगे शहर में, तो शहर के बीचों बीच में लोगे कि शहर के किनारे पे लोगे, हाईवे पे लोगे? तो बेटा आज के जीवन को समझ लो, इस काल के जीवन को समझ जाओगे। समझ रहे? तो इस जो आ रहे अब भारत में, तो वे कहां जमीन ले रहे बेटा? गंगा घाटी में। कहां ले रहे जी? गंगा नदी निकली। क्या निकली है? गंगा नदी। समझ रहे? तुम भी जमीन लोगे तो वहां लोगे जहां पर पानी की व्यवस्था हो, अच्छे मैदान हो, अस्पताल हो, सड़कें अच्छी हो, एनवायरमेंट अच्छा हो, लोग अच्छे हो, सारी व्यवस्था देखकर लोगे। तो इन लोगों ने भूमि कहां ली? इस वाले इलाके में। लेकिन इस वाले इलाके में जब जे आए तो जे के आगे बेटा इनको लोहा हाथ लग गया। तो लोहा लगने के कारण इस काल के लोग क्या कहलाए? उत्तर वैदिक काल से संबंधित हो गए। इस काल में लोहा आने से बेटा क्या हुआ, वो अब हम आपको बता रहे हैं कि लोहा आने से क्या हुआ इनके जीवन में। लोहा आने से जमीन की क्या हुई? खुदाई हुई। जमीन की क्या हुई? जुताई हुई। कैसी जुताई हुई? गहरी जुताई हुई। कैसी हुई बेटा? गहरी जुताई हुई। और जितनी अच्छी जुताई उतनी अच्छी फसल का उत्पादन। या सुनो, जितनी अच्छी जुताई करोगे उतनी अच्छी क्या होगी? आपकी फसल होगी। तो जितनी गहरी जुताई भई और फसल क्या हुई? उतनी ही अच्छी। फसल उतनी अच्छी भई तो बचत हो गई। क्या हो गई बेटा? बचत हो गई। और इसी बचत ने कर दिया ज्ञान। जब बचत अच्छी होने लगी तो फिर इसी बचत के आधार पर तुमने कहा चलो अब बचत हो गई, बच्चों को थोड़ा पढ़ा लिखा लेते हैं। क्या लिखा लेते हैं? पढ़ा लिखा लेते हैं, या चलो अच्छा मकान बना लेते हैं। तो अब मकान अच्छे अच्छे मकान बनने लगे। समझ रहे? तो ये बचत होने लगी। तो बचत होने से जीवन में क्या आया बेटा? ठहराव आया। जीवन में क्या आ गया? ठहराव आया। मान के चलो आपके जीवन में 2 पैसा नहीं बच रहे, तो क्या आप एक जगह रह पाओगे? परेशान रहोगे, 17 नगरों का चक्कर काटोगे कमाने के चक्कर में। लेकिन यहाँ पर इनके जीवन में ठहराव आ गया। तो मतलब मेरी बात को समझना, अब जी काय में बदल गए, अब जनपद में बदल गए। अब काय में बदल गए बेटा? जनपद में। पद का मतलब स्थायी और जन का मतलब कबीला। अब कबीला क्या होगा बेटा? स्थायी होगा। अब भूमि का महत्व बढ़ने लगा। बढ़ा नहीं, बढ़ने लगा। रातों रात नहीं बढ़ जाता है, धीरे धीरे। समाज तुम्हें वैसे ही नहीं स्वीकार कर लेगी। पहले समाज को धीरे धीरे कुछ करके दिखाओ, आईएएस बन के दिखाओ, फिर स्वीकार करेंगे तुम्हें। अभी आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। समझ रहे? अच्छे से बना लो तो काय रख रही? सच में नहीं बनी, हम ऐसे ही सिलेक्टिव होना वैसे होना। कौन मिस कर रहा है आपको इतना?
मैसेज करके डाल दीजिए भाई, जिसके पास अटूट फोन ना है तो फिर तो बचत जीवन में क्या आ गया, ठहराव आ गया। जीवन में क्या आ गया, ठहराव आ गया। और ठहराव आने से अब इनकी जीवन में कुछ फुर्सत के पल आए, और फुर्सत के पल में क्या होगा, जीवन संभरेगा थोड़ा। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, भूमि का महत्व बढ़ने लगा। भूमि, इस बचत ने भूमि का महत्व बढ़ा दिया। भूमि का क्या कर दिया, भूमि का महत्व बढ़ा दिया। अब जो राजा होता था वो कबीले का राजा होता था, अब कबीले का राजा नहीं है वो, अब वो जमीन का राजा बन गया, जनपद का राजा, भूमि का रक्षक बन गया पहली बार। समझ रहे हैं ना। अब वो भूमि पर क्या करने लगा, शासन। अभी वो कबीले पर शासन कर रहा था, वो भूमि पर शासन करने लगा। अभी वो लोगों पर शासन कर रहा था, अब वो जमीन पर शासन कर रहा है। जमीन और लोगों दोनों पर शासन कर रहा है। अभी उसके हाथ में सिर्फ कबीले में अनुशासन बनाए रखना, उसका मेंटेनेंस करना, उसकी सुरक्षा करना उसका दायित्व था। लेकिन इस काल में कबीले की सुरक्षा तो करना इसका दायित्व है ही, साथ में भूमि की रक्षा करना भी इसका दायित्व हो गया। चारागाय कोई काट ना ले जाए उसका महत्व हो गया, कोई किसी की जमीन ना छुड़ा ले उसका महत्व बढ़ गया। धीरे 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 क्या हो रहा है, अब भारत एक छोटे से कबीले से अब क्या हो रहा है, जनपद बना। और अब बेटा इस काल के बाद क्या आएगा, इस काल के बाद क्या आने वाला है, देखो बेटा इस काल के बाद क्या आने वाला है, साफ कर दे बेटा हमसे। इस काल के बाद क्या आने वाला है, उत्तर वैदिक काल के बाद क्या आने वाला है बेटा, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद क्या आने वाला है बेटा, महाजनपद काल। क्या आने वाला है बेटा, महाजनपद काल। महाजनपद काल का समय है 600 BC से 400 BC, और इसका काल जो था वो 1000 BC से 600 BC। इस महाजनपद काल में क्या होगा, जो जनपद थे अब वो राज्य में बदल जाएंगे। जनपद काय में बदल जाएंगे बेटा, राज्य में बदल जाएंगे, और ये राज्य क्या कहलाएंगे, महाजनपद। इन राज्यों का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इन्हें क्या दे सकते हो, दूसरा नाम महाजनपद। दूसरा नाम इन्हें क्या दे सकते हो, महाजनपद दे सकते हो। अब जनपद क्या था, एक भूमि का क्षेत्र था। क्या था बेटा, भूमि का क्षेत्र था। अब इस भूमि का क्षेत्र जब बढ़ जाएगा, जब ये बढ़ जाएगा, इसका बड़ा हुआ रूप क्या हो जाएगा, जब ये क्षेत्र में बढ़ जाएगा तभी क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, महाजनपद कहलाएगा। तो ये भी भूमि का एक टुकड़ा है, लेकिन क्या है, बड़ा है। अभी राजा क्या होता था, मेरी बात को समझना, अभी राजा क्या होता था बेटा, अभी राजा किसका, छोटी सी भूमि का राजा मालिक होता था, अब बड़ी भूमि का मालिक हो गया। इस काल में आते आते भारत में क्या हो गए, भारत में 16 महाजनपद हो गए। कितने जनपद हो गए बेटा, 16। इस काल में कितने महाजनपद आ गए बेटा, 16। इस काल में 16 राज्य हो गए भारत में। भारत 16 राज्यों में बटा हुआ था। भारत 16 राजनीतिक टुकड़ों में बटा हुआ था। किसमें बेटा, राजनीतिक टुकड़ों में। मेरा इसका मतलब समझना, राजनीतिक टुकड़ों का मतलब है कि प्रत्येक महाजनपद का एक राजा होता था, एक राजा होता था, उनकी राजधानी होती थी, उनकी क्या होती थी, राजधानी होती थी, और उनकी सेना होती थी। अब सेना आने लगी, अब सेना हो गई। इस काल में देखो बेटा, मेरी बात को सुनना, कि इसके पहले कौन सा काल चल रहा था, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में सेना नहीं रखी जाती थी। क्यों, क्योंकि अब तुम ढोर चरा रहे और दूध पी रहे, जितना निकाल रहे उतना पी रहे, सेना को तुम क्या पिलाओगे, रख लोगे तो क्या खुआओगे, मेरा समझ रहे ना मतलब। तो इसके पहले सेना नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में भी सेना नहीं है। उत्तर वैदिक काल में भी सेना नहीं रखी गई, क्योंकि बचत उतनी नहीं हो रही थी। बचत उतनी हो रही थी कि तुम सिर्फ खुद खा पाओ, अपने घर वालों को खिला पाओ। देखो बेटा, 5G आ गया तो इसका मतलब सब लोग 5G का प्रयोग करने लगे, नहीं ना, लाभ तो नहीं ले पा रहे ना सब लोग। लोहा आ गया तो क्या सब लोग प्रयोग करने लगेंगे जल्दी। तकनीक जब बाजार में उतरती है तो महंगी होती है। तकनीक जब बाजार में उतरती है तो क्या होती है, महंगी होती है। जब बड़े बड़े सेलफोन आए तो क्या सबके पास थे, नहीं थे ना, क्योंकि महंगे थे, कुछ चुनिंदा लोगों के पास थी। तो बेटा लोहा की जो तकनीक महाजनपद काल में आई थी वो बहुत महंगी थी।
तो सभी लोग तो उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। शुरुआती तकनीक बहुत महंगी होती है, हर आदमी के पास संभव नहीं होती है वो तकनीक, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है और तकनीक क्या होती जाती है, सस्ती और सरल, और तकनीक में इजाफा भी होता जाता है। पहले के मोबाइल में देखो, पहले ब्लूटूथ था, पहले मोबाइल में जो वीडियो जाती थी वो बहुत मतलब आराम से जाती थी, दिन भर लग जाता था, लेकिन आज वीडियो देखो खटाक से चली जाती। क्यों? क्योंकि तकनीक में क्या आती जाती है, सुधार आता जाता है। क्या आता जाता है? सुधार। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे तकनीक उतनी ही पैनी होती जाती है, और जैसे जैसे आप लोग इतिहास पढ़ोगे आपकी बुद्धि भी पैनी होती जाएगी, ये भी गारंटी। और एक दिन वही छुरा तुम किस पे चलाओगे? हम पे चलाओगे, है ना? तो तकनीक क्या होती जाएगी? पैनी होती जाएगी। या सुन, मेरा मतलब मेरे पे चलाओगे, हमसे पूछोगे सर ये क्वेश्चन कैसा है, कैसा? मेरा पॉजिटिव लो, देखो सकारात्मक देखो तो सकारात्मक विचार आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे तो सकारात्मक बोलोगे। तो आप देखना, सोचना और बोलना तीनों को इक्वल करोगे तो कर्म बनेगा, तो कर्म भी कैसा होगा? सकारात्मक होगा। अब तुम नकारात्मक देखो तो देखते रहो, उसमें मेरा क्या जाता है बताओ? कुछ नहीं। तो राजनीतिक टुकड़े यार, तो बेटा इस काल में क्या हुआ? इस काल में क्या हुआ? सेना नहीं थी क्योंकि बचत नहीं हो रही थी, लेकिन महाजनपद काल में बेटा क्या हुआ? इस काल में लोहे की जो तकनीक है वो जन सामान तक पहुंच गई। लोहे की जो तकनीक है वो जन सामान तक पहुंच गई। जन सामान का मतलब अब हर आदमी के पास लोहे के उपकरण हो गए। जैसे तकनीक में क्या क्या था? लोहे का फाल, फाल काय में लगाया जाता था? हल में, हल जानते हो, खेत जोतने के लिए, और गहरी जुताई करता था, तो ये सबके पास पहुंच गया। लोहे के फाल, समझ रहे? लोहे की कुल्हाड़ी, जिससे तुम वनों को काटकर, क्योंकि उस समय वन काफी मात्रा में थी, तो तुम साफ कैसे करोगे वन? कुल्हाड़ी जब तुम्हारे हाथ में होगी तो कुल्हाड़ी को धय धय करके तुम क्या कर दोगे? काट दोगे। किसको? वनों को काटोगे, और वनों को काटोगे तो क्या निकलेगी? कृषि भूमि निकलेगी, और तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? कृषि करोगे। तो कुल्हाड़ी आ गए, फाल आ गए, फावड़े आ गए, तमाम तरीके के उपकरण हर आदमी के पास संभव हो गए। तो बचाओ, इस समय बचत ज्यादा हो रही थी कि इस काल में बचत ज्यादा होगी? महाजनपद काल में ज्यादा बचत होगी कि उत्तर वैदिक काल में बचत होगी? महाजनपद काल में बचत ज्यादा होगी। तो यहां बचत क्या होने लगी? अधिशेष उत्पादन। यहां पर बचत क्या होगी बेटा? बेटा ऐसा होने से तकनीक ने क्या कर दिया? बचत को प्रोत्साहन दिया। बचत को क्या दिया? प्रोत्साहन दिया। अब बचत क्या होगी बेटा? बहुत बचत होने लगेगी। कैसे? अब देखना मेरी बात को। आज तुम यहां पर आए हो ललितपुर में पढ़ने के लिए, तो किस पे आए हो? बचत पे। तुम्हारे घर पे बचत कितनी भाई? इतने। और अच्छी बचत होती दिल्ली फेंक देते उठा के, फेंक देते ना। अब दिल्ली चले जाए, और अच्छी बचत होती तो मैं अमेरिका में फेंक देती है बचत पढ़ने के लिए। आपकी जितनी बचत उतनी जगह था। बचत एक यंत्र का काम करती है। बचत क्या का काम करती है? यंत्र का काम करती है, जो आपके जीवन को जमीन से उठाकर आकाश में फेंकती है। जैसे बचत का प्रोत्साहन है। बचत का प्रोत्साहन कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि इस बचत ने सेना को बिल्ड कर दिया। सेना बिल्ड क्यों हुई? क्योंकि कर लगने लगे। अब क्या लगने लगे बेटा? कर। और कर कैसे लगने लगे? 1/6। अब तुम्हें 1/6 देना होगा कर के रूप में। क्या देना होगा? अनाज। राजा, मेरी बात को सुनना, क्या देना होगा? राजा को क्या देना होगा? 1/6 के रूप में अनाज देना होगा। तो यहां पर कर लगे, तो कर से जो राजस्व आया वो उसने सेना को बिल्डअप कर दिया। किसको बिल्डअप कर दिया बेटा? सेना को बिल्डअप कर दिया। और जब लगा तो आदमियों के घर में अच्छी खासी बचत हो गई, तो सन्यासी जीवन आ गया, श्रमण परंपरा आ गई। क्या आ गई? अब बताओ, हम तुमसे कहेंगे पुरापाषाण काल में क्या सन्यासी थे? नहीं थे। उस समय बचत ही नहीं हो रही, खुद को तो खा भी नहीं मिल रहा, सन्यासियों को हम क्या दे देंगे? तो सबसे पहले बचत पर ही क्या आया? सन्यास जीवन आया। इसने सन्यासी परंपरा को बढ़ावा दिया। जैसे सन्यासी परंपरा में बौद्ध और जैन, और ये लोग जाते थे और घर घर क्या करते थे? भिक्षा दान करते थे। लोग हंसी खुशी देते भी थे। क्यों? बचत हो रही।
तो बताओ सबका रोल है आर्थिक जीवन में, आर्थिक गतिविधियां मैंने आपकी, आर्थिक गतिविधि ना होती तो बेटा यहाँ नहीं बैठे होते। समझ रहे? इसके अलावा कुछ और भी रोल है, ठीक है। बचत को प्रोत्साहन दिया इसने, सेना को प्रोत्साहन दिया इसने, कर को प्रोत्साहन, फिर सेना जब आई, सेना आई तो सेना की छावनियां बनी। क्या बनी बेटा? छावनी बनी। सेना तो रखोगे ना, सेना कहां रखी जाएगी? जहां राजा रहेगा, और राजा जहां रहेगा वो नगर, वो बस्ती का में डेवलप हो जाएगी राजधानी के रूप में, और राजधानी जहां राजा रहेगा सेना रखी जाएगी, तो वहां पर राजधानी नगरों के रूप में डेवलप हो जाएगी। क्या के रूप में? नगरों के। तो द्वितीय नगरीकरण आ जाएगा यहाँ, पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में और द्वितीय बार यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आया बेटा? द्वितीय नगरीकरण आया। क्या आया बेटा? द्वितीय नगरीकरण आया, द्वितीय नगरीकरण आया। और जब सेना रखोगे तो सेना काय खिलाने रखोगे? बर्तन मांज भी खिलाने, फसल कटाई खिलाने, लड़की खिलाने, काय खिलाने? सुरक्षा के लिए और साम्राज्य विस्तार करने के लिए। परिस्थितियां बन गई ना, लोग हिंसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने हिंसा पर लोगों को उतारू कर दिया। ना बचत ज्यादा होती, ना सेना आती, ना हिंसा को बढ़ावा मिलता। और जब बचत हुई, सेना आई, तो सेना क्यों रखी गई? एक तो इनका कारण क्या था? सुरक्षा करना अपने साम्राज्य की, राज्य की, और दूसरा क्या था? विस्तार करना, अपने राज्य क्षेत्र का क्या करना? एक्सटेंशन करना, विस्तार करना। क्लियर ना? तो अब इन 16 महाजनपदों में एक कॉम्पिटिशन आ जाएगा, प्रतिद्वंदता छिड़ जाएगी, एक दूसरे से क्या होने लगेगी? युद्ध स्टार्ट हो जाएगी। और इस युद्ध के कंपटीशन में इन 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद क्या निकल जाएगा? बाजी मान ले जाएगा, जो 16 महाजनपदों को जीतकर एक पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा और एक पूरे भारत के क्षेत्र को अखंड भारत का निर्माण करेगा। और ये किसके अधीन हुआ अखंड भारत का निर्माण? मगध के शासकों के अधीन। क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया सभी को? अब क्या हुआ? महाजनपद काल में, जो महाजनपद काल है, इसमें कितने हैं बेटा? 16 महाजनपद। इसमें मुख्य कौन कौन से हैं? मगध, कौशल, अवंती और वत्स। ये 4 बड़े शक्तिशाली महाजनपद है। क्या है बेटा? 4 बड़े शक्तिशाली महाजनपद है। यदि हम देखो ये है, इस समय बेटा आप देख पा रहे होंगे कि दक्षिण भारत में एक महाजनपद है, जो है अस्मक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अस्मक के नाम से। अस्मक का मतलब क्या है बेटा? अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटिल या पोतना थी। क्या थी? पोटिल या पोतना थी। क्या रुक गई थी वीडियो पे?
असमक की राजधानी क्या थी? पोटलियापोत्रा। तो देखो बेटा, मेरा कहने का मतलब है साउथ भारत में उतनी जनसंख्या नहीं थी। साउथ भारत अभी भी जंगलों से लदा हुआ था पूरी तरीके से। मेरी बात समझ लेना, जनसंख्या का दबाव साउथ भारत पे नहीं था। जनसंख्या का दबाव साउथ भारत पे कब बनेगा? जब गुप्त काल आ जाएगा, जनजातीय क्षेत्रों में सामंतवाद के कारण भूमि का वितरण होगा और लोग क्या करेंगे? यहाँ के जंगल की सफाई करेंगे। अब यहाँ असमक आ गया, यहाँ पर क्या था? बज्जी था, यहाँ पर मल्ल महाजनपद, यहाँ पर अंग, यहाँ पर क्या था? देखो मगध, यहाँ पर क्या था? मगध, यहाँ पर काशी, यहाँ पर कौशल, यहाँ पर पांचाल, यहाँ पर सूरसेन, यहाँ पर मत्स्य, यहाँ पर अवंती, यहाँ पर चेदी, यहाँ पर वत्स और यहाँ पर कंबोज और गंधार और यहाँ पर कुरु। जहां दिल्ली है वहां कुरु था और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। तो उत्तरापथ में कितने थे? 2। जी क्या थे बेटा? उत्तरापथ में स्थित थे। कहां थे बेटा? उत्तरापथ में। कितने महाजनपद थे बेटा? 2। समझ रहे? अंग क्या था बेटा? पूर्वी महाजनपद। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन था बेटा? अंग था। ठीक है। सबसे पश्चिमी महाजनपद कौन था बेटा? अवंती था। पश्चिमी कौन था? अवंती था। सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था बेटा? असमक था। और इन प्रत्येक महाजनपदों की अपनी राजधानी थी और राजधानी काय के रूप में बिल्डअप हो रहे थे? नगरों के रूप में। किसके रूप में? नगरों के रूप में बिल्डअप हो रहे थे। तो जिस समय बुद्ध अपने बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हो रहा था, उस समय भारत 16 राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था, 16 देशों में बटा हुआ था। कितने? 16 देशों में बटा हुआ था। लेकिन मगध क्या काम करेगा? इन सब को जीतकर एक अखंड भारत का निर्माण करेगा। किसको जीतकर? मगध इनको जीतकर एक अखंड भारत का निर्माण करेगा, है ना? तो देखो, मगध एक राज्य से साम्राज्य बनने तक की कहानी है। राज्य से मगध एक कहानी, किसकी? राज्य से साम्राज्य बनने तक की कहानी। मगध किसकी कहानी है बेटा? मगध राज्य बनने से लेकर साम्राज्य बनने तक की कहानी है। ये राज्य से लेकर साम्राज्य बनने तक की क्या है? मगध कहानी। कहानी है उन राजाओं की जिन्होंने इस देश का एकीकरण किया। कहानी है उन राजाओं की जिनने अपने झंडे के नीचे तत्कालीन महाजनपदों को झुका दिया। कहानी है उन राजाओं की जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इन राज्य से साम्राज्य बनाने में किसी एक राजा का हाथ नहीं रहा है मगध में। अब पहली बात तो यह है कि ये साम्राज्य बना कैसे? 16 महाजनपद में मगध ही क्यों? क्वेश्चन तो ये उठता है, मगध ने ही क्यों जीत पाया 16 महाजनपदों को, शेष महाजनपदों को? अन्य ने किसी ने क्यों नहीं जीत पाया? क्वेश्चन तो ये है, मगध ही क्यों, अन्य कोई क्यों नहीं? मगध ही ने ऐसा क्यों कर पाया, अन्य किसी ने ऐसा क्यों नहीं कर पाया? तो इसके पीछे का कारण था उनका खुद का एनवायरनमेंट। आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका पर्यावरण कैसा है? जैसे आपके घर का पर्यावरण होगा, आपकी महत्वाकांक्षा भी उतनी बड़ी। जितना घटिया होगा उतना चोर उचक्कापन का क्या होगा? आपका एनवायरनमेंट होगा। तो आप महाचोर बनने की कोशिश करोगे। बात यह होती है कि मगध क्यों बना ये साम्राज्य, अन्य क्यों नहीं? आप ही क्यों आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अन्य क्यों नहीं कर रहे? इस उत्तर को पता करने के लिए चलते हैं मगध साम्राज्य की। मगध के पास क्या था? पहली बात तो मगध के पास आर्थिक तौर पर देख लेते हैं। एक मिनट, आर्थिक तौर को छोड़ो, अभी हम थोड़ा छोड़ते हैं ऐसा। मगध का भूगोल देख लो। भूगोल का मतलब मगध का पर्यावरण। मगध का भूगोल यानी मगध का पर्यावरण कैसा था, डिपेंड करता है कि आप किसकी कनेक्टिविटी में हो।
डिपेंड करता है कि आप किससे अपने डाउट्स क्लियर करते हो। समझ रहे? आप कब ऊपर उठ पाओगे? आप एक तुच्छ प्राणी से अपने डाउट क्लियर करोगे तो आप कहां जाओगे? नीचे तो जाओगे। आप एक एसएससी वाले लड़के से आईएएस होने के बाद कंसल्टेंट करोगे तो क्या वो तुम्हें खाक ऊपर उठा पाएगा? जितना हो सके आपको एक दिन गड्ढे में ठेलकर ऊपर से मिट्टी डाल देगा। तो जो मगध है, मगध के भूगोल के पास जो मगध की राजधानी है, जो राजधानी है मेरा, वो 3 नदियों के संगम पर बसी हुई है। सोन, गंडक और गंगा। कितनी? 3 नदी के संगम पर। और ये तीनों नदी किसका काम कर रही है? जल दुर्ग का काम कर रही है। किसका बेटा? जल दुर्ग, यानी सुरक्षा का काम कर रही है। राजधानी पर कोई भी राजा आक्रमण नहीं कर सकता आसानी से। समझ रहे? टेक्निक देखो जरा। दूसरी चीज, इनकी जो राजधानी है राजगीर, वो 5 पहाड़ियों से निर्मित है। मतलब इनके भूगोल में पहाड़ियां अच्छी खासी थी। मतलब पहाड़ियां भी काय का काम कर रही? सुरक्षा की प्राचीर का काम कर रही। किसका काम कर रही? सुरक्षा प्राचीर का काम कर रही। दूसरी बात, मगध के पास गंगा जैसी और गंगा की सहायक नदियों का मैदान है। जो मैदान किसका है? जलोढ़ मिट्टी का। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। और उपजाऊ क्या काम करेगी? बचत को क्या करेगी? प्रोत्साहन देगी। और जितनी बचत उतनी बड़ी सेना बिल्डअप होगी। जितनी बचत उतनी बड़ी सेना क्या होगी? बिल्डअप होगी। क्योंकि सेना से बचत से जितनी ज्यादा बचत उतनी ज्यादा कर एकत्रित किया जाएगा। उस कर के आधार पर क्या कर दोगे? तुम सेना बिल्डअप कर दोगे। और जब सेना आपकी बिल्डअप हो जाएगी, आपकी सेना जब बिल्डअप हो जाएगी, तो दूसरी बात क्या है? सेना के पास इनकी जो पर्यावरण में क्या था बेटा? पठार था। काय का बेटा? छोटा नागपुर का पठार इन्हीं के अंतर्गत आता था। और छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं? खनिज पदार्थों का भंडार गृह। मतलब लोहा भी इनके पास आसानी से उपलब्ध हो जा रहा था। और लोहा तो उपलब्ध हो जा रहा था, लेकिन लोहा की अच्छी से अच्छी तकनीक थी इनके पास पिघलाने की। लोहा को जितना तपाओगे उतना मजबूत बनेगा। और पिघलाने की तकनीक काफी खतरनाक थी। क्या आप लोग जितना अपने आप को तपाओगे उतना निखर के नहीं आओगे? तपाने का मतलब है स्टडी से। तो लोहा उच्च कोटि की तकनीक थी। और इस तकनीक से उपकरण अच्छे बनाए। और दूसरी बात थी, इनके पर्यावरण में जंगल काफी थे और जंगल में हाथी थे। और हाथियों को प्रशिक्षण करने के बाद इन्होंने सेना में उतार दिया। तो युद्ध में हाथियों का प्रयोग करने वाला सबसे बड़ा कौन था बेटा? मगध। और दूसरी बात, मगध, अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि मगध आर्य संस्कृति से बाहर था। मतलब जी कौन था? अनार्य संस्कृति से। और अनार्यों में महिला और पुरुषों में समानता ज्यादा होती है। और समानता ज्यादा होती है तो विचार अच्छे होते हैं। विचार अच्छे होते हैं तो तकनीक अच्छी होती है। तकनीक अच्छी होती है तो महत्व अच्छा होता है। और महत्वाकांक्षा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर मगध के इतने संसाधनों के कारण मगध के शासकों ने इनका समुचित प्रयोग किया। मगध के जो शासक थे, सबसे बड़ी बात थी कि मगध के शासकों ने इनका जो है इनका समुचित उपयोग किया। इनका बेहतर उपयोग किया। क्या किया बेटा? बेहतर उपयोग किया। और मगध के शासक क्या थे बेटा? महत्वाकांक्षी थे। वो कुछ करना चाहते थे। महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ ये बेहतर तरीके से अपने संसाधनों का प्रयोग कर पाए। क्या तुम्हारे पास सबसे बड़ा बेहतर संसाधन क्या है? बता सकते हो आप लोग? आपके पास सबसे बेहतर संसाधन क्या है? आपके पास सबसे बेहतर संसाधन क्या है? आपके घर के पास नहीं, अभी मौजूदा समय में आपके पास बेहतर संसाधन क्या है?
कितना बेहतर उपयोग कर पा रहे तुम इसका। इसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। पानी पियो, रोटी खाओ और बेहतर उपयोग करो। लोग कहते हैं कि हमें तो हमारे घर वालों ने मार डाला। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने मारा, इसने मार दिया तुम्हें। तुम क्या खिला रहे अपने इस मस्तिष्क को? क्या खिला रहे? ज्ञान खिलाओगे, ज्ञानी हो जाएगा। चोरी खिलाओगे, चोर बना देगा। चुगली सिखाओगे, चुगलखोर बना देगा। क्या खिला रहे इसे? वही बना। इसे घमंड खिलाओगे, घमंडी बना देगा। इसे क्रोध खिलाओगे, क्रोधी बना देगा। जो अपने दिमाग को तुम खिलाओगे वो तुम्हें बना देगा। तो तय आपको करना है क्या खिलाना है। और इन्होंने अपने दिमाग को क्या खिलाया यहां के शासकों ने? साम्राज्य विस्तार, ओनली साम्राज्य विस्तार। कमजोर हो तुम लोग यहां से। एक बार सोच लो मुझे आईएएस बनना है, तो संसाधन खुद ब खुद इकट्ठे हो जाते हैं। आईएएस बनने के लिए आपने कहा है कि सर, कुछ लोग आते और चले जाते, हमने कभी कहा है रिक्वेस्ट करके सर पैसे नहीं है। रियलिटी में पैसे नहीं है। पापा नहीं है हमारे, मम्मी नहीं है, ये गरीब है। गरीब वो नहीं है जिनके पास सब कुछ है। वो तो अपनी गरीबी को छुपाने के लिए एक आडंबर और पाखंड रचा जा रहा है। तो इस दिमाग से सोचो। ये दिमाग की उपस्थिति तुम्हारी कि तुमने कहा सर पैसे नहीं है, वास्तव में नहीं, पढ़ बन जाओ आईएएस। तो महत्वाकांक्षी राजा थे, क्या खिला रहे थे? क्या खिला रहे थे अपने दिमाग को? ये महत्वाकांक्षा कहां से उत्पन्न हुई? इन संसाधनों से स्टोर होगी। देखो, आपके पास दो तरीकों से महत्वाकांक्षा विकसित होती है। एक तो आपके परिवार डेवलप करता है और दूसरा आपके बाहर की सोसाइटी या स्वयं में हो जाता है। तो महत्वाकांक्षी राजा हुए और इस महत्वाकांक्षा को जमीन पर उतारने के लिए इन्होंने कुछ नीतियां चली। इस महत्वाकांक्षा को जमीन पर उतारने के लिए इन्होंने पहली नीति चली, वैवाहिक संबंध। और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इन्होंने साम्राज्य विस्तार को एक नया आयाम दिया। जैसे बिंबिसार, मगध सम्राट बिंबिसार, जो बुद्ध का परम भक्त था। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है महावग्ग, और महावग्ग में लिखा है कि इस बंदे ने 500 विवाह किए। कितने विवाह किए? 500। और एक और उल्लेख मिलता है कि इसने कौशल देश की राजकुमारी से विवाह किया और दहेज में क्या लिया? वाराणसी लिया। इससे पता चलता है विवाह किसकी लालच से कर रहा था? साम्राज्य विस्तार की लालच से। इसका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार। संबंध बनाओ, वफादारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी लड़कियों से ब्याह कर लो, कुछ दहेज में ले लो, वो ले लो भूमि, पैसा, टैक्स आ जाएगा। अब इसी वैवाहिक संबंधों को आगे किसने बढ़ाया? इसके बेटे अजातशत्रु ने। फिर इसको किसने बढ़ाया? समय समय पर अनेक शासकों ने वैवाहिक संबंधों का प्रयोग करके साम्राज्य का विस्तार किया। और फिर जब कोई वैवाहिक संबंधों से काम नहीं चला तो इन्होंने युद्ध का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? युद्ध का सहारा लिया और युद्ध किया। क्योंकि इनके पास क्या था? एक विशाल सेना थी, हाथी गज सेना थी। क्या थी बेटा? अभी हमने घोड़े का नाम नहीं लिया, विशाल गज सेना थी, हाथियों की सेना। और युद्ध के द्वारा मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अंग को जीत लिया। इसकी राजधानी वैशाली पर क्या करके? कंट्रोल करके वहां का राज्यपाल अपने पुत्र राज्यपाल अजातशत्रु को वहां का राज्यपाल बना दिया।
और फिर जब बिंबिसार का बेटा आया अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने उन गणतंत्रों का विनाश कर डाला, उन गणतंत्रों का विनाश कर डाला जो बुद्धकालीन थे। बज्जी संघ को समाप्त कर दिया, और बज्जी संघ में ऐसा प्रतीत होता है कि सैकड़ों गणतंत्र थे, छोटे छोटे जन आधारित कबीले थे, उन सबका समूल नाश करके उनको मगध के अधीन ले आया। इसने बज्जी को जीत लिया। किसने? अजातशत्रु ने बज्जी को जीत लिया, कौशल को जीत लिया। इसके बाद एक और मगध का शासक आया जिसका नाम है महापद्म, जिसका नाम है शिशुनाग। और शिशुनाग ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। अवंती, मेरी बात को सुनो, यदि आपसे पूछा जाए कि मगध का प्रतिद्वंदी, सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी कौन था मगध का इन 16 महाजनपदों में, मगध को किससे डर था सबसे ज्यादा? वो था अवंती। क्यों? जैसी महत्वाकांक्षा मगध के शासक रखते थे, वैसी ही महत्वाकांक्षा कौन रखते थे? अवंती के शासक। और दोनों में होड़ थी कि कौन भारत को कंट्रोल कर पाता है। दोनों में क्या लगी हुई थी? होड़ लगी हुई थी कि दोनों भारत को कंट्रोल कौन कर पाता है। आखिरकार शिशुनाग ने 100 साल की प्रतिद्वंदता को समाप्त करते हुए अवंती को जीतकर उसका समूल नाश करके उसे मगध के अधीन ले आया। फिर शिशुनाग के बाद बना महापद्म नंद, और महापद्म नंद ने कलिंग को जीतकर मगध के अधीन किया। और इसे एक छत्र या एक राट कहा गया, जो चारों दिशाओं में शासन करे वो एक राट है, एक छत्र। और फिर आया बेटा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आया बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने तो 6 लाख की पैदल सेना लेकर संपूर्ण भारत को जीत लिया और सेल्यूकस निकेटर को हराकर भारत का विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक कर डाला, और इस काल में बन गया एक साम्राज्य। अब मगध जो राज्य की श्रेणी से किसमें पहुंच गया? साम्राज्य की श्रेणी में। तो साम्राज्य बनने का सफल प्रयोग सबसे पहले किस राज्य ने किया? मगध। और फिर इसका पोता आया जिसका नाम था अशोक, और अशोक ने फिर कलिंग को जीतकर, क्योंकि कलिंग स्वतंत्र हो गया था बीच में, फिर कलिंग को जीतकर मगध के अधीन लाया। तो कहानी थी राज्य से साम्राज्य बनने की। इस साम्राज्य को बनाने में अनेक राजाओं का हाथ रहा। किनका हाथ रहा? अनेक राजाओं का हाथ रहा। अब ये साम्राज्य फिर कैसे टुकड़ों टुकड़ों में टूटकर बिखर जाएगा, देखिए। अब कहानी है साम्राज्य के टूटने की। अभी कहानी थी साम्राज्य बनने की, अब कहानी है साम्राज्य टूटने की। तो इतिहास है टूटना मिटना, टूटना मिटना, इतिहास का काम है। कभी आप भी जीवन में टूटोगे तो कभी जुड़ोगे, कभी टूटोगे कभी जुड़ोगे। इस क्रिया में चलते 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 जीवन का अंत हो जाएगा। जीवन यही है, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, आपके जीवन में चलना ही चलना। बुद्धा कहते हैं शब्दम दुख, दुनिया दुखों से भरी। आज तो तुम्हें जो सुख है उसको बचाने में भी दुख है आपको, क्योंकि ऐसा तुम्हें लग रहा हो कि जो हमारा सुख ना छिन जाए, तो जो भी दुख है, सुख में भी दुख छुपा हुआ है। दुख में तो दुख है, लेकिन सुख में भी दुख छुपा हुआ है। आज तुमने 1 करोड़ रुपया कमा ले, जो कल खर्च ना हो जाए, जो भी दुख है। एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपया कमा लिए, एक व्यक्ति ने, तो उसकी पत्नी कह रही कि 5 लाख रुपया, हमारे हस्बैंड 5 लाख रुपया में प्रॉफिट में है, लाभ कमा लिया। लेकिन हमारे हस्बैंड से तुम पूछोगे तो भी कहोगे 5 लाख रुपया की हानि, और बड़े दुखी है, 5 लाख रुपया कमाने के बाद भी दुखी है। जब उनसे पूछा गया कि भाई बताओ आप, कले भैया हम तो 5 लाख रुपया हानि में, कले का है, कले 10 लाख को हमने पैमाना बनाओ तो 5 लाख कमा पाए, 5 लाख नहीं कमा पाए। बात समझे? आदमी कमाने के बाद भी तो दुख
सुख में निहित है, इसलिए बीच में लाओ, सुख और दुख के बीच में लाओ, मिड में लाओ, मध्यम मार्ग में चलो। बुद्ध यही बताते हैं। बुद्ध कहते कार्य कारण सिद्धांत, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, तो इनके पीछे कोई ना कोई कारण है। क्या कारण है? राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है। सबके पीछे पीछे कोई ना कारण चल रहा है। बुद्ध का एक कारण शिक्षा और प्रतीतसमत्पाद, कार्य कारण सिद्धांत। कार्य के पीछे कारण होता है, उसके पीछे भी कारण होता है, उसके पीछे भी कारण होता है, और यही आपको इसमें क्या करना, वेरीफाई करना है। अब देखो, मौर्य काल के बाद आया बेटा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल एक कहानी है साम्राज्य टूटने की। एक कहानी है साम्राज्य टूटने की। कौन से साम्राज्य टूटने की? मौर्य साम्राज्य टूटने की। एक कहानी है मौर्य साम्राज्य की टूटने की। मौर्य साम्राज्य, यहां पर राजा का पद कैसा होता था बेटा? वंशानु। क्या होता था? और वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बना रह सकता है जब तक राजा की जो संतान है वो योग्य हो। क्या हो बेटा? योग्य हो। और अयोग्य, जैसे ही अयोग्य आ गया तो वैसे साम्राज्य क्या हो जाएगा बेटा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? साम्राज्य टूट जाएगा। अयोग्य संतान साम्राज्य को टूटने का संकेत है। समझ रहे? तो इस काल में क्या हुआ? वंशानुगत शासन था और अंतिम शासक कौन थे? इनके बृहद्रथ। और ये बृहद्रथ को मारकर किसने बेटा? पुष्यमित्र शुंग, जो इसका सेनापति था। मौर्य साम्राज्य का क्या किया? मौर्य साम्राज्य का अंत नहीं किया, मौर्य सम्राटों का अंत नहीं किया, मौर्य साम्राज्य का अंत किया। अब साम्राज्य कितने भागों में बट जाएगा? अब ये साम्राज्य टूट जाएगा पूरा भारत 3 भागों में। एक तो पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन क्षेत्र। और साउथ में तो अब जाओ नहीं, क्योंकि वहां पर क्या है? कुछ नहीं। मौर्य साम्राज्य 3 सत्ताओं में टूटेगा। पूर्वी भारत में शुंगों का शासन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुंग वंश आ जाएगा। मध्य भारत में कण्व वंश आ जाएगा और दक्कन क्षेत्र में शातवाहन वंश आ जाएगा। मध्य भारत में क्या आ जाएगा? शातवाहन वंश आ जाएगा। मौर्य सम्राट, अब भारत में जो एक सम्राट हुआ करता था, अब भारत में 3 सम्राट होने लगे। भारत में क्या होने लगे? 3 सम्राट होने लगे। कितने सम्राट होने लगे? 3 सम्राट होने लगे। और ये दौर था किसका? भारत के विखंडन का। और सच मानिए, जब एक बार आप टूट जाओगे तो दुनिया आपको तोड़ने का ही काम करेगी। एक बार टूट गए मतलब अब टूटते ही जाना है आपको। एक बार बिखर गए, ताश के पत्ते की तरह आपको बिखरते ही जाना है। भारत एक बार टूटा, बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल के बाद पाकिस्तान विभाजन हुआ, पाकिस्तान के बाद फिर से बांग्लादेश बना। एक बार क्या टूटा, बार बार टूटा। एक बार टूटने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो उसे रोकना असंभव होता है। और एक बार आप टूट गए और टूटते हुए आपको किसी ने देख लिया तो लोग आपको खा जाएंगे तोड़ तोड़ के चित्रों।
और यही कारण है कि सतवाहनों ने इस टूटने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। क्या कर दिया? तेज कर दिया। अप्रत्यक्ष तरीके से सतवाहनों ने एक प्रथा चलाई जिसको कहते हैं सामंतवाद। सामंतवाद में क्या हुआ? इसने भूमि अनुदान दिया। किसको बेटा? ब्राह्मणों को और बुद्ध भिक्षुओं को। अब ये भूमि क्या करने लगे? अनुदान में देने लगे और वहां के अधिकार भी उन्हीं लोगों को सौंपने लगे, राजस्व का अधिकार। समझ रहे? तो अब मेरी बात समझ रहे ना? जैसे अवैध पूरी भूमि का मालिक कौन होता था? राजा होता था। अब राजा क्या करने लगा? भूमि हमने अपनी भूमि तुम लोगों को बांट दी और कह दी भैया किराया दे जाओ। क्या देते जाओ तुम लोग? किराया। क्या गारंटी की तुम लोग किराया दो या नहीं दो? आगे चल के देख रहे हैं। सामंतवाद आया। इस सामंतवाद को, इसका विस्तार किसके अधीन हुआ? शक और कुषाण। शक और कुषाणों ने और ज्यादा इसका विस्तार किया। अब कहना शक और कुषाण कौन है बेटा? इस काल में ये विदेशी हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के राजाओं को पराजित करके उनको अपने अधीन बना लिया और उन्हें अपना सामंत करार दिया। उनसे टैक्स लेने लगे। क्या लेने लगे? टैक्स। अपने अधीनस्थ बने रहने दिया। बाद में यही अधीनस्थ राजा क्या कहलाएंगे? सामंत कहलाएंगे। तो मान के चलो, हमने जैसे एक व्यक्ति है, ये इसने अपनी भूमि 2 लोगों को दी, 2 ने अपनी भूमि 3 लोगों को दे दी, इसने अपनी 4 लोगों को दे दी, फिर इसने भी अपनी भूमि 8 लोगों को दे दी। ऐसे ऐसे ये सामंतवाद बढ़ता गया। मतलब अब भारत में एक राजा नहीं है, अनेक राज्यों का संघ हो गया भारत। अब कितने टुकड़ों में बट गया? कई टुकड़ों में बट गया भारत। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यदि आपको सामंतवाद देखना है तो हमारी एक वीडियो और देख सकते हो, उसमें सामंतवाद का हमने काफी डिस्क्रिप्शन दिया है, अच्छा खासा उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये कुषाणों का। फिर इसके बाद क्या आया बेटा? गुप्तों का। गुप्त क्या करेंगे? फिर से ये राज्यों को जोड़कर एक साम्राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर होगा। आगे नहीं कहानी कोई। पहले साम्राज्य को बनाओ, फिर तोड़ो, फिर साम्राज्य बनाओ, फिर तोड़ो, फिर साम्राज्य बनाओ। पूरा इतिहास इसी में चला। तो अब गुप्त क्या करेंगे? फिर से साम्राज्य बनाने की दिशा में क्या होंगे? अग्रसर। और याद रखना, जब जब तुम तोड़ोगे तब तक तुम्हें युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बदमाशियां करनी पड़ेगी, चापलूसियां, धोखाधड़ी। सुंगा डायनेस्टी ने मौर्यों का अंत किया। क्या युद्ध में किया? नहीं। चाल चाहिए, बदमाशियों से, चालाकियों से। बृहद्रथ की क्या करते? सुंगों का अंत किसने किया? कड़बों ने। किससे? धोखे से। जितनी भी टूट फूट होती है, साम्राज्य तोड़ने की, रावण के साम्राज्य का विनाश किसने किया? युद्ध ने? नहीं, धोखे ने, विभीषण ने। समझ रहे या सुनो? और मौर्य साम्राज्य का विनाश किसने किया? युद्ध ने? नहीं, धोखे ने। याद रखना, जितने भी बड़े बड़े साम्राज्यों का ध्वस्त हुए उनको मिटाने में अपने ही लोगों का हाथ रहा, धोखेबाजों का। बाहरी लोगों की औकात नहीं थी कि वो साम्राज्य को विनष्ट कर पाए। और सुंगा ने, और सुंगा का कड़बों ने, और कड़बों का सतवाहनों ने, और सतवाहनों का बागाटकों ने। समझ रहे? याद रखना, साम्राज्य को तोड़ने में धोखेबाजी चाहिए, लेकिन साम्राज्य बनाने में एक 56 इंच का सीना चाहिए, 60 इंच का सीना चाहिए, युद्ध चाहिए, अदम्य साहस चाहिए, ताकत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, महत्वाकांक्षा चाहिए। वो देखिए आप मगध सम्राटों के पास, जिनने एक के बाद एक युद्ध करके अपनी एक एक बूंद से साम्राज्य का निर्माण किया था। और फिर देखिए आप जय कहानी, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक, चंद्रगुप्त, फिर उसका बेटा समुद्रगुप्त, नेपोलियन। उसने तो बाढ़ लगा दी राजाओं की, मुर्गा बना था पूरे उनको, लाइन लगा के छोटे छोटे सरदारों को भयंकर मारा, कूटा पीटा। और फिर से साम्राज्य, कितने युद्ध किए समुद्रगुप्त ने। उसके बेटा
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी युद्ध किए। तो याद रखना, साम्राज्य बनाने में युद्ध की ताकत चाहिए होती है, सीने पर वार झेलने पड़ते हैं, समझ रहे, साम्राज्य बनाने में, और साम्राज्य मिटाने में पीठ पर वार करते हैं, समझ रहे। तो ये कहानी है साम्राज्य बनने और मिटने की।